नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पंजाब में दिग्गजों की रैलियां। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बताया जन विरोधी। मायावती का बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप। आचार संहिता उल्लंघन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गोवा में एफआईआर दर्ज। केजरीवाल ने फिर लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी का केंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए नामांकन शुरू। नोटबंदी पर अखिलेश यादव का केंद्र से सवाल। कहा, अर्थव्यवस्था हुई चौपट। मुलायम को बताया आदर्श। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की साख दांव पर। पार्टी की कद्दावर नेता इंदिरा हृदय फिर चुनावी मैदान में। बीजेपी से कड़ी चुनौती। और शुरुआत पंजाब के साथ। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए दोनों पार्टियों का धुआंधार प्रचार चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अमृतसर रैली में अकाली दल और बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाहरी करार दिया है, जबकि कांग्रेस पर जन विरोधी और मौका परस्त होने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पंजाब की शांति, एकता और विकास के लिए बीजेपी अकाली दल उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ता है, उसको पंजाब का भी मुख्यमंत्री बनना है, गोवा का भी बनना है, गुजरात का भी बनना है। और उनको मालूम नहीं है कि जनता है, सब जानती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोमवार को पंजाब के फगवाड़ा में चुनावी रैली की। यहां बीएसपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। फगवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि दलितों को अब एकजुट हो जाना चाहिए। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि आरक्षण खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है और इससे निपटना जरूरी है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मायावती ने आरोप लगाया कि सभी दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान वहां सभी वर्गों के जान माल व मजहब की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है। और ये हमारी सरकार की वहाँ कानून व्यवस्था के मामले में अभी तक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। बीएसपी को वोट करने की अपील के साथ ही मायावती ने कहा कि किसी भी दल ने दलितों के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया। उन्होंने दावा किया कि दलितों के हित की रक्षा सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात गोवा की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को गोवा के मापुसा में रैली की। इस मौके पर उन्होंने गोवा की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन गोवा की जनता को सच्चाई पता है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर सख्ती से काम किया जाएगा। हम सख्ती से काम करेंगे और गोवा में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और मैं आपको खुशी से यहां कहना चाहता हूं, कि गोवा के विधानसभा में जो लोग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से जो जाएंगे,
60% से ज्यादा लोग नए चेहरे हैं, युवा हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। पणजी में उन्होंने कहा कि एनसीपी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन कर धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने इन खबरों को गलत बताया कि एनसीपी और बीजेपी नजदीक आ रहे हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। इसके बाद यह खबर आई कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को एनसीपी समर्थन दे सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गोवा में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। चुनाव आयोग ने गोवा के निर्वाचन अधिकारियों को मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने वोटरों को पैसे लेने और वोट पार्टी को देने की अपील की थी। गोवा विधानसभा में पहली बार ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मापुसा में दिए गए बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। गोवा निर्वाचन आयोग ने पुलिस में मामला दर्ज करने के बाद चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेजी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धारा 171(b) और 171(e) जो भारतीय दंड संहिता है, साथ ही साथ 123(1) आरपी एक्ट 1951, इनके तहत में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर मापसा ने मापसा थाने में एक मामला दर्ज करवाया है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर है, इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होते ही अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को एक और पत्र लिख दिया है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में चुनाव आयोग से कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के मनोहर पारिकर पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। केजरीवाल ने दावा किया है कि इन दोनों नेताओं के बयान भी वोट के बदले रिश्वत लेने को प्रोत्साहन देने के दायरे में आते हैं। इधर कांग्रेस ने मामले को गंभीर बताते हुए केजरीवाल पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। नहीं, ये बात बहुत ही सीरियस है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो एक नेशनल पार्टी को बिलोंग करता है, वो एक स्टेट में प्रचार के लिए, कैंपेनिंग के लिए आता है, और जब वो वोटर्स को बोलता है कि आप पैसा ले लो और वोट करो, शायद अपने पार्टी को करो या दूसरे की पार्टी को करो, लेकिन आप वोटर को तो करप्ट बना रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने मापुसा की चुनावी रैली में लोगों से दूसरी पार्टियों से रुपए लेकर वोट आम आदमी पार्टी को देने की अपील की थी। इस पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। केजरीवाल ने अपने जवाब में उल्टे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। आयोग ने केजरीवाल के इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गोवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रणव गोस्वामी। प्रणव, अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग उनका चुनाव आयोग के सामने तनातनी भरे रवैये से खड़ा रहना, ये कोई आम बात, ये अब आम बात हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन सब डेवलपमेंट का आम आदमी पार्टी, जो कि गोवा में पहली बार ताल ठोक रही है, उसकी छवि पर, उसके कामकाज पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो पंजाब और गोवा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जहां तक गोवा की बात है, तो यहां पर इस पहली चुनावी जंग में उनकी राह आसान होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो यहां का मूड है उसमें ये जरूर है कि संगठन के स्तर पर आम आदमी पार्टी ने अपने फिलहाल वो अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं पार्टियां, उनसे थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि उनके मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार है, उनकी छवि बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है, लगातार कैंपेनिंग भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें कि मंत्री भी शामिल है दिल्ली सरकार के, वो यहाँ पर लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से सीधे टकराव चुनाव आयोग से हो रहा है, जिस तरह से डिफेंसिव मुद्रा पे आई है आम आदमी पार्टी, जिस तरह से आक्रामकता थी उनके चुनाव अभियान में, वो आक्रामकता में थोड़ी कमी आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तीसरे दल के रूप में वो जरूर है चुनाव मैदान में, लेकिन इसका कितना असर डालती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला दिखाई देता है। शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम सोमवार से शुरू हो गया है। चौथे चरण के लिए 6 फरवरी तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा, जबकि 9 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को एटा और कासगंज समेत 5 चुनावी सभाएं की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा में अपनी चुनावी रैली में नोटबंदी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना तैयारी के लिए गए केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। 500,000 रुपए बंद कर दिए, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, 500,000 बंद। कई लोगों ने अपने बच्चों की गोलक तोड़ दी कि पैसा नहीं था उनके घर में, गुल्लकें तोड़ दी गई। शायद हमारे गरीब किसान मजदूर इस बात को न समझें, लेकिन जो बुद्धिजीवी है, अर्थशास्त्री, वो जानते हैं पैसा बंद होने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, मजदूरों को नौकरियां छूट गई, किसान को तकलीफ हो गई और धान को भी पैसा नहीं मिल पाया। इस बार पैदावार का ऐसे ही लुट गया। मुख्यमंत्री ने पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की नाराजगी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह पार्टी के संस्थापक और उनके आदर्श हैं। सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। बताओ किसका सम्मान बढ़ेगा? ये पार्टी बच गई, साइकिल बच गई। बताओ पार्टी बची कि नहीं बची? साइकिल बची कि नहीं बची? अब इस साइकिल को तेज कौन भगाएगा बताओ? अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगी आगे। ये समाजवादी आंदोलन अगर 30 साल आया है, 25 साल आगे आया है। अखिलेश यादव ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने तमाम सड़क और बिजली परियोजनाएं लागू की। इसके अलावा प्रदेश में कई सामाजिक योजनाएं शुरू की, जिनका लाभ सभी वर्गों को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की कोशिश में लगी बीजेपी को अंदरूनी कलह से भारी नुकसान हो सकता है। टिकट बंटवारे में कद्दावर नेताओं की अनदेखी और भाई भतीजावाद का सामना कर रही बीजेपी की राह आसान नहीं है। बाकी प्रदेश को जाने दीजिए, खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये नजारा है वाराणसी का। यहाँ कार्यकर्ता पार्टी के घोषित उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता पार्टी के टिकट वितरण में भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं। कहीं जातिवाद हुआ है तो कहीं जो है रिश्तेदारी हुआ है, परिवारवाद हुआ है, वंशवाद हुआ है, ये सब हो रहा है। किसी को दोष न बताया जाए, उसका गुनाह क्या है न बताया जाए और उसको सजा सुना दी जाए तो दुख तो होगा ही। वाराणसी जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। वाराणसी उत्तर से बीजेपी के रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण से बीजेपी के श्याम देव चौधरी, वाराणसी कैंट से बीजेपी की ज्योत्सना श्रीवास्तव, सेवापुरी से समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल, पिंडरा से कांग्रेस के अजय राय, अजागरा से बीएसपी के त्रिभुवन राम, शिवपुर से बीएसपी के उदय लाल मौर्य और रोहनिया से अपना दल के अनुप्रिय पटेल चुनाव जीते थे। 2012 में तीनों शहरों की सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन असंतोष के चलते इन सीटों पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके जो विरोध है उसको सुनूंगा और सुन करके जो भी वो बताएंगे उसे सुनूंगा भी। जो भी कार्यकर्ता कोई कहना चाहेगा, जो केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया है उसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं। विपक्षी दल बीजेपी की कलह को अंदरूनी मामला बता रहे हैं। हालांकि इस झगड़े का फायदा मिलने की बात से विपक्षी दलों को इनकार नहीं है। उनका अपना मामला है। कांग्रेस तो हमेशा जनता की सेवा की है, जनता के बीच में काम करने वाली। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बनारस में सड़कों पर उतर के कर रहे हैं, हर गलत चीज का इनका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा मजबूती के साथ बनारस में, और बनारस कांग्रेस का रहा है और रहेगा। ये बनारस की जनता इस बार साबित कर देगी। बहरहाल
प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वाराणसी को बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखती है। ऐसे में अगर पार्टी को हार मिलती है तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रायबरेली जिला राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के वीआईपी जिलों में गिना जाता है। इसके बावजूद रायबरेली में सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। कांग्रेस अपने इस पुराने गढ़ में प्रियंका गांधी की रणनीति के सहारे वापसी की कोशिश में है, जबकि बीजेपी यहां कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म करना चाहती है। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। कांग्रेस नेता फिरोज गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मशहूर समाजवादी नेता राज नारायण रायबरेली से सांसद चुने जा चुके हैं। जिले में राष्ट्रीय फैशन, उड्डयन, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, फुटवियर और फार्मास्यूटिकल संस्थान हैं। लखनऊ मंडल के 6 जिलों में से एक रायबरेली की आबादी 34 लाख से ज्यादा है। जिले में कई कारखाने भी हैं। इसके बावजूद बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी जिले में बड़ा चुनावी मुद्दा है। नोटबंदी का असर तो बहुत है, क्योंकि छोटे तबके का आदमी जो गांव में है, आज तक बैंकों में पैसा नहीं पहुंचा है। वो गांव की पब्लिक बहुत परेशान है इस बीच। कंपनियां बंद है, यहाँ पे मजदूर रोड पे घूम रहा है और उसमें काम करने के लिए, रोटी के लिए तरस रहा है। न पैसे कमा नहीं पाते, इसलिए कि फैक्ट्री बंद के कारण हम लोग यहाँ के जितने भी निवासी, सबको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। रायबरेली, ऊंचाहार, हरचंदपुर, सलून, सरेनी और बछरावा। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में रायबरेली से पीस पार्टी के अखिलेश सिंह, ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे, हरचंदपुर से समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र विक्रम सिंह, सलून सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी की आशा किशोर, सरेनी से समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह और बछरावा सुरक्षित से समाजवादी पार्टी के ही रामलाल अकेला चुनाव जीते थे। कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाले रायबरेली की सभी 6 सीट पर पार्टी की बुरी हार हुई। कई जगहों पर तो कांग्रेस दूसरे स्थान पर भी नहीं थी। कांग्रेस अब की बार पूरी तरह से मुकाबले में है। जनता का रुझान भी कांग्रेस के प्रति बड़ा अनुकूल है। जितना हमारा साहब मजबूत कैडर है, जितना संगठन हमारा मजबूत है, उतना किसी भी दल का मजबूत नहीं। आज की तारीख में हमारे करीब 13-14 हजार कार्यकर्ता हैं पूरे जनपद में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में रायबरेली को इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद के दौर की सरकारों के समय में रायबरेली में उद्योग धंधे खुलने की बजाय बंद होते चले गए। और आज अगर रायबरेली को उद्योग धंधों का कब्रिस्तान कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। इस बार जिले में तकरीबन सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा बीजेपी और बीएसपी भी रायबरेली को राजनीतिक तौर पर अहम मानकर चल रही हैं। बंद फैक्ट्रियां, बदहाल सड़कें और खस्ताहाल अस्पताल इस बार जिले की तकरीबन सभी सीटों के चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। पंचानन मिश्रा, रायबरेली। और अब बात उत्तराखंड की। हरिद्वार जिला उत्तराखंड के चुनावी नतीजों पर गहरा असर डालता है। बाकी जिलों से अलग यहां मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी के बीच भी होता है। इलाके में तमाम फैक्ट्रियां होने के बावजूद लोगों में बेरोजगारी को लेकर सख्त नाराजगी है। देश में धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र हरिद्वार। हरिद्वार सदियों से अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। हरिद्वार तीर्थ स्थल के साथ साथ उत्तराखंड में रोजगार के बड़े ठिकाने के तौर पर भी उभरा है। भेल जैसी सरकारी कंपनी हो या फिर निजी कंपनियों का जाल, हजारों लोग रोजगार की तलाश में इस इलाके में आते हैं। राज्य सरकार ने 70% स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। स्थानीय लोग बेतरतीब विकास से भी नाराज हैं। स्थानीय मजदूरों और किसानों की परेशानी नोटबंदी ने भी बढ़ाई। जो दिहाड़ी मजदूर के लिए बहुत हानिकारक है, काहे कि पैसे निकालने के लिए 2-3 दिन लाइनों में लगना पड़ता है, तब जाके एटीएम से पैसे निकलती है। कभी तो कैश खत्म हो जाती है, लाइन से पहुंचते पहुंचते कैश खत्म हो जा रही है। जब से जिला हरिद्वार बना है
और सिडकुल का यहाँ पे स्थापित हुआ है सिडकुल, तो लोगों की को उम्मीद थी कि भाई काफी रोजगार मिलेगा क्षेत्र के लोगों को, लेकिन बाहरी लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है और क्षेत्र के लोगों को इतनी वरीयता नहीं दी जा रही है। जिले के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो यहाँ बीएसपी की मजबूत पकड़ कांग्रेस और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब रही है। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। 2012 के चुनाव में हरिद्वार, भेल, रानीपुर, ज्वालापुर और लक्सर पर बीजेपी का कब्जा हुआ, जबकि कांग्रेस के खाते में पिरानकलियर, रुड़की, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण की 4 सीटें गईं। बीएसपी ने भगवानपुर, झबरेड़ा और मंगलौर सीट पर जीत दर्ज की। 2007 में भी पार्टी ने 9 में से 6 सीटें जीती, लेकिन 2012 में पार्टी को नुकसान हुआ और वो 3 सीटों पर सिमट गई। इस बार बीएसपी की कोशिश अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने की होगी। राजनीतिक दल जहां मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं, वहीं चुनाव आयोग की कवायद मत प्रतिशत बढ़ाने की है। पल्स पोलियो से भी इसको जोड़ने का प्रयास किया। पल्स पोलियो भी इस बीच पड़ रहा है, 29 जनवरी को उसका राउंड है, तो जिसमें माँ बाप बच्चों को घर घर से निकाल कर पोलियो ड्रॉप पिलाने ले जाते हैं। तो हमने कहा है कि जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन बच्चे बदला लेंगे, उस दिन वो माँ बाप को जो है पोलिंग बूथ पर ले जाएंगे कि चलिए आप भी चलिए, आपको वोट डालना पड़ेगा। हरिद्वार जिले के 13 लाख मतदाताओं के लिए आयोग ने 1638 पोलिंग बूथ बनाए हैं। चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों की निगाहें हरिद्वार पर टिकी हैं। देखने वाली बात होगी कि 11 सीटों वाला ये बड़ा जिला नतीजों में कितना बदलाव करता है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, हरिद्वार। हल्द्वानी विधानसभा सीट राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदय यहां से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार हल्द्वानी में पूरा दमखम लगाया हुआ है। कुमाऊं का द्वार कहलाने वाला हल्द्वानी राजनीतिक तौर पर शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है। कुमाऊं का ये सबसे बड़ा शहर है। विकास के लिहाज से कई पर्वतीय शहरों में से बेहतर हल्द्वानी में लंबे समय से इंदिरा हृदय की राजनीति की छाप रही है। वो इस बार भी जीत की उम्मीद बांधे मैदान में खड़ी हैं। अगर मैं बड़ी बोल ना बोलूं तो ये एक तरफा जीत रहा है, एक तरफा ये सीट जीत रही है। और इसलिए नहीं, मैंने काम किया, मैं काम करती हूँ, वो मेरी आदत एक हिस्सा है, पर जनता को भी सबक सिखाना है। सूबे की वित्त मंत्री इंदिरा हृदय के खिलाफ बीजेपी ने इस बार युवा उम्मीदवार जोगेंद्र रौतेला को मैदान में उतारा है। मेयर चुने जाने के बाद रौतेला की राजनीतिक शख्सियत शहर में बढ़ी और इस बार वो इस भरोसे के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं कि विकास के मोर्चे पर इंदिरा को पटखनी देंगे। इंदिरा जी का जो विकास का खाका है वो सुनियोजित नहीं है, समग्र नहीं है। जीत के लिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। चुनाव में जब मैंने उम्मीदवारी की थी तो पूरे आश्वस्त होकर की थी। हालांकि शहर में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए जनता बेहतर नेतृत्व की तलाश में जुटी है। इनमें से शिक्षा से लेकर पानी निकासी के मुद्दे अहम हैं। नालियों में कितना कूड़ा चौक पड़ी है, 2.5 साल हो गए, कभी देखने नहीं आया। इस रोड की समस्या क्या है? और 10 ठेले हैं, वो लगते हैं कूड़ा सब वहाँ नाली में डाला है, नाली खुली पड़ी है। बरसात होने के कारण इतना रोडों में पानी बहने के कारण हम लोगों को और आम आदमी जो चल रहा है इसको कितना प्रभावित हो रहा है इस पानी से। रेलवे स्टेशन से सटी शकूर बस्ती मामला भी हल्द्वानी में जोर से उठ रहा है। दरअसल रेलवे विभाग इलाके में रहने वाले 30,000 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चला गया और उन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के पक्ष में स्टे दिया है। कांग्रेस स्थानीय लोगों के पक्ष में खड़ी रही, लिहाजा इलाके में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। पूरी हल्द्वानी में सब विकास ही विकास मैडम की देन है और अब कैसे मैडम सब बहुत बम्पर वोटों से जीतेंगी। बहरहाल हल्द्वानी की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर इंदिरा हृदय तक हल्द्वानी ने कई कद्दावर नेता प्रदेश को दिए। इसकी राजनीतिक अहमियत को देखते हुए लोगों की निगाहें अभी से चुनाव नतीजे पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान,
राज्यसभा टीवी हल्द्वानी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।